हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और कल मैंने बताया था आप लोगों को इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल में आप देखिए, मैंने बताया था आपको कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सेल है, ये इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये एनोड, ये कैथोड, ये इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये हो गया मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स हैं, ये और एक ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। सपोज़ ये है x, ये है y। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में अगर करंट फ्लो करानी है, अगर मेरे पास ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इसमें मुझे करंट फ्लो करानी है, तो आप देखिए कि मैं कनेक्शन वायर की हेल्प से इस रेजिस्टेंस को इस सेल्स के दोनों टर्मिनल्स में कनेक्ट कर दूंगा। ये कनेक्ट कर दिया मैंने। अगर मुझे इसका टर्मिनल वोल्टेज का मेज़रमेंट करना है, तो एक वोल्टमीटर करंट का मेज़रमेंट करना है, तो यहाँ पर एक एमीटर लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर एक की लगा दूँ, ये लगा दूँगा की, तो आप देखिए कि जब ये की क्लोज्ड होगी तो करंट फ्लो होगी सर्किट में, जब ओपन होगी तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ पर लगाऊंगा एक एमीटर फॉर द मेज़रमेंट ऑफ करंट, जिसका रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0 होता है, बताया था मैंने आप लोगों को। और इसके जो टर्मिनल्स हैं x और y, इसके बीच में लगाऊंगा एक वोल्ट मीटर, ये लगाऊंगा वोल्ट मीटर। और जो वोल्ट मीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है टेंड्स टू इनफाइनाइट, RV टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये होता है। तो ये जो RV इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका इनफाइनाइट वैल्यू है, अगर मैं वोल्टमीटर लगा दूंगा टर्मिनल्स के बीच में, तो ये टर्मिनल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। और आप देखिए कि जो एमीटर लगाऊंगा ये करंट का मेज़रमेंट करेगा जो सर्किट में फ़्लो हो रही होगी। जबकि वो क्लोज़ कर दूंगा तो करंट फ्लो होगी सर्किट में I, ये करंट फ्लो होगी सर्किट में I। और मैंने कल प्रूव किया था एक रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो रिलेशन मैंने प्रूव किया था कि V = E - I × R। ये फार्मूला मैंने प्रूव किया था जब सेल से हम करंट I ड्रॉ कर रहे होते हैं, ये प्रूव किया था। आज इसके बाद के जो और फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा सेल का, तो हम उसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये आसान सी बात है। आप देखिए कि फ्रॉम ए वी हैव कि V = E - I × R। आपको निकालना है स्मॉल r, तो इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा I × R = E - V, ये हो जाएगा। आपको निकालना है स्मॉल r, तो स्मॉल r = हो जाएगा E - V / I। या तो आप यहीं से निकाल लीजिए, अगर आपको कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपको करंट नहीं पता तो आप देखिए कि यहाँ पर इस सर्किट में आप देखिए जो रेजिस्टेंस R है, ये जुड़ा तो x और y के बीच में ही है, इसने जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस Vxy होगा, यानी V होगा xy के अक्रॉस, वही इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस भी होगा। तो फ्रॉम V = I × R, आप देखिए करंट फ्लो हो रही है इसमें I, रेजिस्टेंस है R, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस V। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम V = I × R वी हैव I = V / R, ये हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 वी गेट, तो R = हो जाएगा E - V / I की जगह V / R, ये R जाएगा ऊपर, तो कैपिटल R E - V / V। अब देखिए V इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो स्मॉल r = कैपिटल R विद इन ब्रैकेट E / V - V / V। तो V से V कैंसिल, यहाँ 1 हो जाएगा, तो स्मॉल r = होगा कैपिटल R E / V -1। तो आप देखिए इस वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं
किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए बता रहा हूँ मैं, आप लोग समझिए बहुत ध्यान से कैसे निकालेंगे आप समझिए। सबसे पहले ये सर्किट आप लोग रेडी कर लेंगे, समझने की बात है, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, न्यूमेरिकल बेस जाते हैं कि अगर ये सर्किट आपने कंप्लीट कर लिया, अब आप लोगों को 3 बातें चाहिए, R, E और V, तो आप लोगों को स्मॉल r मिल जाएगा। इसके लिए हम ये करेंगे कि आपने जो रेजिस्टेंस लगाया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, 1 ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का है, जो भी लगाया आपने रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू पता है, R पता है, वो रेजिस्टेंस लगाया, की को पहले ओपन कर दिया, बाहर निकाल दिया, कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही है। उस वक्त जो रीडिंग होगी, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सेल के अक्रॉस, बताया था कि जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की जाती है तो जो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का, वो उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए कि अभी आया 1.5, जब आपने इसी को ओपन कर दिया तो 1.5 वोल्ट रीडिंग आई इस वोल्ट मीटर की, तो यहाँ पे दिया E किया 1.5, ठीक है। फिर आपने रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम को लगा रखा है, इसमें की को क्लोज कर दिया, जब की क्लोज कर दी तो करंट फ्लो होने लगी इस तरीके से। तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कम, बिकॉज V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर होता है, तो I इंटू आर कम हो जाएगा, E में से वो V की वैल्यू निकल के आएगी। मान लो अब हो गया 1 वोल्ट, रीडिंग देखिए 1 वोल्ट, यहाँ लिख दिया 1, अब आप देखिए 1 विद इन ब्रैकेट 1.5 अपॉन 1 माइनस 1, तो 1.5 माइनस 1.5, 0.5 इंटू 1 0.5, तो स्मॉल r 0.5 ओम निकल के आ गया। इस तरह से हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है यह एक्सप्रेशन फॉर द करंट I ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब करंट निकालनी है तो इसी से आइए निकल के, फ्रॉम, ये बेसिक फार्मूला यही है, आप लेंगे फ्रॉम A वी हैव V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। करंट निकालनी तो इसको ले आइए इधर, I इंटू आर इज इक्वल टू V E माइनस V, ये हो जाएगा। I निकालना है तो अभी देखिए एक बात देखिए कि हम लोग चाहते हैं कि करंट निकल के आए, तो करंट निकालने के लिए आपके पास ये सर्किट में जब करंट आप देखें करंट फ्लो होगी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में, तो V इक्वल टू आई इंटू आर होगा, बताया था मैंने आप लोगों को अभी। तो आप लेंगे पुटिंग V इक्वल टू आई इंटू आर, जब ये हो जाएगा पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू कैपिटल R। इसको ले आइए इधर, तो I इंटू स्मॉल r प्लस आई इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू E, यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, तो I इज इक्वल टू आई विद इन ब्रैकेट स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू E, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R प्लस R। इस तरीके से हम लोग टोटल करंट निकाल सकते हैं कि कितनी करंट आपने सेल से ड्रॉ की हुई है। अगर सबसे पहले इस की को ओपन कर दिया, जितना रीडिंग आई इस वोल्ट मीटर की, ये हो गया E। आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस R। तो यहाँ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं इस चैप्टर में जो नॉर्मली सॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर हम लोग किरचॉफ रूल्स यूज़ कर लेते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाया करती हैं। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉज हैं, किरचॉफ लॉज, वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, या किरचॉफ रूल्स। फर्स्ट है फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल, आप देखिए जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी सर्किट में ये जंक्शन है, जंक्शन का मतलब बहुत सारे वायर्स यहाँ पर आके मिल रहे हैं, एक वायर ये आया, एक वायर ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, बहुत सारे वायर्स हैं। तो जहाँ बहुत सारे वायर्स मिलते हैं आकर, इसे हम कहते हैं जंक्शन। तो मान लीजिए जंक्शन J है। अब इस जंक्शन J में आप देख रहे हैं कि करंट फ्लो हो रही है। करंट जो है, कुछ करंट आ रही है, कुछ करंट जा रही हैं। मान लीजिए करंट I1 इस तरफ आ रही है, करंट I2 जंक्शन की तरफ आ रही है, I3 जंक्शन से दूर जा रही है,
I4 जंक्शन से दूर जा रही है, I5 जंक्शन से दूर जा रही है। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट लॉ है, जो कि जंक्शन रूल है, वो ये कहता है कि ऑल द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन, समेशन ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन समेशन आई मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन कन्वेंशन से जो करंट आ रही हैं उसको मैं पॉजिटिव मानूं, जो करंट जंक्शन से दूर जा रही हैं उसको मैं नेगेटिव मानूं, तो फिर आप देखेंगे कि ये और ये करंट पॉजिटिव होंगी, ये नेगेटिव होंगी। तो आप लिखेंगे कि I1 पॉजिटिव है क्योंकि आ रही है, I2 पॉजिटिव है टुवर्ड जंक्शन आ रही है, I3 I4 I5 नेगेटिव हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू 0। या आप कह सकते हो कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। या आप कह सकते हो कि I1 प्लस I2, ये सब पॉजिटिव में इधर ले जाओगे तो सब पॉजिटिव हो जाएंगी, तो इसका मतलब I3 प्लस I4 प्लस I5, इसका मतलब ये इनकमिंग करंट है और ये आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो जितनी करंट जंक्शन पर आ रही है उतनी ही करंट जंक्शन से दूर जा रही है। आप देखिए कि जो करंट होती है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, इसका मतलब पर सेकेंड जितना चार्ज जंक्शन पर आ रहा है, पर सेकेंड उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर जा रहा है। तो जंक्शन पर कोई भी चार्ज कलेक्शन नहीं हो रहा है, एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, और ना ही कोई भी चार्ज जंक्शन से रिलीज़ हो रहा है। इसलिए पर सेकंड जितना चार्ज आ रहा है, पर सेकंड उतने ही चार्ज जंक्शन से दूर जा रहा है। इसलिए जो फर्स्ट लॉ है या जो जंक्शन रूल है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फर्स्ट लॉ है ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। आप देखिए सेकंड लॉ, सेकंड लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये है लूप रूल या क्लोज्ड मैश रूल। सेकंड लॉ या लूप रूल ये कहते हैं लूप रूल। आप देखिए लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज बाउंड्री। किसी सर्किट में जैसे ये एक सेल लगा हुआ है, ये एक सेल है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सपोज E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पर है वो है R1। फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक सेल और लगा हुआ है, सेकंड सेल, और ये रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसका E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका R2, और यहाँ पर ये एक और रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सपोज R है, तो ये है रेजिस्टेंस R। अब आपने कनेक्शन वायर से कनेक्ट कर दिया इन सबको, ये कनेक्शन वायर से आपने कनेक्ट कर रखा है, ये कनेक्ट कर रखा है। अब आप देखें कि सबसे पहले आप लोग करंट को बना लीजिए। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने को आती हैं वैसे सॉल्व होती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा मेथड कि सबसे पहले आप मानिए कि यहाँ से ये अगर गिवन नहीं भी हो तो करंट अपने आप बनानी पड़ेंगी आप लोगों को। इसलिए समझ लीजिए कि आप देखिए कि करंट फ्लो जो होगी यहाँ से मान लीजिए कि I1 फ्लो होगी, यहाँ से फ्लो जो होगी वो I2 फ्लो होगी, ये होगा। जंक्शन रूल अप्लाई कर दीजिए, ये पॉइंट A मानिए, ये पॉइंट B मानिए, जंक्शन A, क्योंकि आप देखिए 3 बार मिल गए यहाँ पर आकर, एक वायर ये आया, एक वायर ये आया, एक वायर ये है, तो ये जंक्शन हो गया जंक्शन A, और ऐसे जंक्शन B। तो जंक्शन A पर आप देखें कि यहाँ से मान लो करंट आ रही है I1 टुवर्ड जंक्शन, यहाँ से आ रही है I2, और यहाँ से जो दूर जा रही है वो जा रही है I। तो आप देखेंगे कि जब हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो जो आउटगोइंग करंट होगी वो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट यानी I जो होगा वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, ये होगा। यही करंट फ्लो होगी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में यहाँ से, और पहुँचेगी जंक्शन B पर, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये पहुँचेगी। अब आप देखेंगे
कि जंक्शन बी पर आप देखिए कि यहाँ पर ही करंट जा रही है I1, ये जा रही है I2 और ये जा रही है I। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो करंट जाएगी I1, ये जाएगी I2 और ये करंट I, तो I = I1 + I2, ये हो गया। क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड मैश का मतलब जो क्लोज बाउंड्री है किसी भी सर्किट में, आप सर्किट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक क्लोज लूप है, ये क्लोज बाउंड्री ये क्लोज लूप को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे ही ये क्लोज बाउंड्री ये क्लोज लूप को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे ही आप देखिए ये एक क्लोज बाउंड्री ये क्लोज लूप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर 3 लूप्स बन रहे हैं। आप देखें कि दिस इज़ लूप 1, दिस इज़ लूप 2 एंड कंप्लीट, ये है लूप 3, ये है लूप 3। यहाँ पर 3 लूप्स बन रहे हैं। अब आप देखिए कि अब हम लोग जो सेकंड लॉ है उससे हम डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन का बहुत ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं उसकी डायरेक्शन बना लीजिए। करंट तो बना लिया आप लोगों ने। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये रहेगा E1। ये फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होगी E2 की। और उसके बाद आप लोग देखिए जो हमने 3 क्लोज लूप बनाए हैं, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप और थर्ड लूप, इसमें आप या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानिए, उसको पॉजिटिव लीजिए। अगर आपने उल्टा भी मान लिया है, अगर आप मान लो एक बार आपने माना क्लॉकवाइज, आपने फिर मान लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो भी रिजल्ट सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। या अगर आपने इसमें मान लिया क्लॉकवाइज, इसमें मान लिया एंटी क्लॉकवाइज, इसमें मान लिया क्लॉकवाइज, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मन में सोच लीजिए कि क्लॉकवाइज आपको लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्टली कोशिश ये करिए कि जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आ रहे हैं उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन लीजिए तो बेटर होगा। जैसे आप देखिए कि करंट इधर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इधर है, तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ हम लोग इधर ले लें, ये आप बना लीजिए डायरेक्शन कि हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चूज़ करेंगे। आप देखिए यहाँ पर करंट इधर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इधर है, तो हम लोग ये डायरेक्शन ले लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव मान रहा है, मैंने इसमें सब में मान लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया है। अब रूल को अप्लाई करने के लिए पहले इसका स्टेटमेंट बता दूं मैं आप लोगों को। तो स्टेटमेंट ये है कि किसी भी नेटवर्क में, किसी भी क्लोज लूप में चेंज इन पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम, जो भी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आपने मान लिए इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, जितने भी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं, अगर आपने उसका एल्जेब्रिक सम कर दिया, अगर आपने उसका एल्जेब्रिक सम कर दिया तो वो 0 आना चाहिए। इसका मतलब कि समेशन ऑफ डेल्टा V मस्ट बी इक्वल टू 0। या तो स्टेटमेंट ये लीजिए, या अदरवाइज़ एक और भी आसान सा स्टेटमेंट ये है कि समेशन ऑफ I इंटू R इज इक्वल टू समेशन ऑफ E। इसका मतलब ये हुआ किसी भी क्लोज लूप के अक्रॉस, कोई भी क्लोज लूप ले लीजिए, ये इसमें आप देखिए कि कितना रेजिस्टेंस है, एक ये है और एक ये है। जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको मल्टीप्लाई करिए उसमें फ्लो होने वाली करंट से। आप देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, तो I इंटू R1 और I इंटू R2 दो टर्म ही आएंगे इस तरफ। लेकिन साइन लेना पड़ेगा, समेशन में साइन लेना पड़ेगा। क्या साइन लेना पड़ेगा कि हम चलेंगे ऐसे, हमारा हाथ जैसे आपने बनाया ना ऐसे, ये अगर आप चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो जितने भी I इस डायरेक्शन में आ रहे हैं वो प्लस होंगे, जितने भी I इसके अपोजिट फ्लो हो रहे हैं वो नेगेटिव होंगे। आप चलेंगे ऐसे तो आप देखेंगे I1 इंटू R1 क्योंकि इसी डायरेक्शन में, फिर हमारा हाथ जा रहा है ऐसे, लेकिन ये करंट जा रही है ऐसे, तो माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। यहाँ दो टर्म आ गए। उसके बाद अब आप चलेंगे इस तरफ, आप देखिए लिखा है समेशन ऑफ ई, समेशन ऑफ ई में आप चलेंगे ऐसे, तो ये इसी डायरेक्शन में, तो इज इक्वल टू E1 और हमारा हाथ जा रहा है ऐसे और ये इस तरफ है, तो इसलिए माइनस E2। इस तरह से हम लोग जो सेकंड लॉ है उसको अप्लाई करते हैं। आप देखिए अप्लाइंग लूप रूल इन क्लोज लूप 1, 2 एंड 3 मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। अप्लाइंग लूप रूल इन क्लोज्ड लूप 1 में मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज, तो चलेंगे यहाँ से, तो आप देखिए हाथ जा रहा है ऐसे और करंट भी इसी तरफ है, तो एक रेजिस्टेंस ये और एक ये दो टर्म आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें करंट है I1, तो I1 इंटू R1
हाथ जा रहा है ऐसे, करंट जा रही है ऐसे, इसलिए माइनस I2 इंटू R2 और फिर हमारा इजिकल टू इक्वल्स टू, देखिए समेशन ऑफ E, हमारा हाथ जा रहा है ऐसे और E1 इसी तरफ है तो इजिकल टू E1 और फिर हमारा हाथ जा रहा है ऐसे और E2 इस तरफ है तो माइनस का E2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। ये हुआ क्लोज लूप 1 के लिए। फिर फॉर क्लोज लूप 2, इसमें आप देखिए I इंटू एक रेजिस्टेंस E है और एक रेजिस्टेंस E है तो दो टर्म आएंगे इस तरफ। आप देखिए हमारा हाथ जा रहा है ऐसे, करंट भी जा रही है ऐसे, इसलिए I2 इंटू R2 फिर हमारा हाथ जा रहा है ऐसे और करंट भी ऐसे ही जा रही है इसलिए प्लस, कितनी करंट है या तो I इंटू आर लिखिए या I1 प्लस I2 इंटू आर लिख दीजिए। तो प्लस इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 प्लस I2 तो I1 प्लस I2 इंटू आर, ये दो टर्म आ गए इस तरफ भी, ये दो रेजिस्टेंस थे। अब इजिकल टू, अब चलेंगे दोबारा से यहाँ चलेंगे तो E इस तरफ है तो इजिकल टू E2 और कोई सेल है नहीं तो खाली एक ही टर्म आएगा, ये हो गया। फिर आइए इन क्लोज लूप 3, थर्ड लूप ये है कंप्लीट, ये अंदर से कोई मतलब नहीं है इससे। अब यहाँ पर भी मैं लिया एंटी क्लॉकवाइज तो आप चलेंगे इधर तो आप देखें करंट एक रेजिस्टेंस ये है एक रेजिस्टेंस ये, दो टर्म इधर आएंगे और सेल एक ही है तो इधर एक ही टर्म आएगा। तो आप देखेंगे ये चलेंगे I1 इंटू R1, इसी डायरेक्शन में प्लस का है तो I1 इंटू R1। फिर हम चलेंगे ऐसे तो करंट भी इस तरफ जा रही है इसलिए प्लस, करंट कितनी है I लिखो या I1 प्लस I2 लिखो तो I1 प्लस I2 और इंटू रेजिस्टेंस कितना है R इजिकल टू, अब एक ही सेल लगाए, एक ही सेल लगाए ये वाला इजिकल टू E1। बाउंड्री पर आप लोग हाथ चला के देखेंगे अपना इक्वेशन नंबर 3 तो आप देखिए अगर हम लोग ये इक्वेशन 1 2 3 को सॉल्व करेंगे तो जो भी करंट वगैरह आपको निकालनी है वो करंट आप निकाल सकते हैं। अगर करंट पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये वो जो डायरेक्शन आपने मानी है वो डायरेक्शन ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि करंट नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन आपने यहाँ पर कंसिडर करी हुई है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट निकल के आई है, ये इसका मतलब है। ठीक है, आप देखेंगे टोटल करंट निकालना है। अगर आपसे कहा जाए कि कितनी करंट फ्लो हो रही है कैपिटल आर में तो हो रही है I1 प्लस I2 तो I इजिकल टू I1 प्लस I2 जो करंट फ्लो होगी वो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर में फ्लो होगी, उसको भी आप निकाल सकते हैं। आप देखिए कि अगर समेशन ऑफ डेल्टा V 0 नहीं होता है तो इसका मतलब ये होगा कि वैसे तो क्या हुआ कि अगर इस पॉइंट के अक्रॉस लिया तो यहाँ से अगर आप चलोगे तो इसी पॉइंट पर आ जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए, उसी पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 ही होगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई ऐसा हुआ नहीं, समेशन ऑफ डेल्टा V इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ डेल्टा V इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस केस का मतलब ये हुआ कि उस केस में फिर ऐसा होगा कि चार्ज का फ्लो बिना किसी बैटरी के होता रहेगा और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देखें कि जो सेकंड लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ पर बेस्ड है। तो जो सेकंड लॉ है इम्पॉर्टेंट बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सेकंड लॉ है ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ पर बेस्ड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इनको आप सही तरीके से समझिएगा। जब आप ये समझ लेंगे, अगर आपने ये लॉ समझ लिए तो ही आगे की बातें आप लोग कर पाएंगे, आगे के आर्टिकल्स आप लोग समझ में आएंगे। अगर आप लोग ये लॉज नहीं कर पाते हैं तो फिर जो आगे के आर्टिकल्स हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज खूब इनकी प्रैक्टिस करिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिएगा जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वीट स्टोन ब्रिज वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।